अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। आज के इस सेशन में हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं कसूर। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक में से भी कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो ये फ्रैक्शंस होता क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये हम इन सेशंस में, फ्रैक्शंस के सेशंस में डिस्कस करेंगे। मैं इस सेशन में आपको फ्रैक्शंस के तमाम बेसिक्स बताऊंगा और उसके बाद हम बेसिक सीखने के बाद कुछ मॉडल क्वेश्चंस आगे के सेशंस में हम सॉल्व करेंगे। हम फ्रैक्शंस के तमाम बेसिक्स सीखने की कोशिश करेंगे ताकि जो अभी तक फ्रैक्शन का नाम भी ना सुने हो वो भी फ्रैक्शन से मुताल्लिक सवालात हल कर सकें। तो चलिए हमारी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी कि कसर एक मुकम्मल चीज़ का हिस्सा होती है या कई चीज़ों का कुछ हिस्सा भी हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर जब अगर हम एक मुकम्मल चीज़ लेते हैं और उसके 4 हिस्से करते हैं और उनमें से 3 हिस्से अगर हम ले लेते हैं तो उनको हम कसर में लिखते हैं 3/4। यहाँ पर इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैंने एक चीज़ ली और यहाँ पर इसके 4 हिस्से किए और इन 3 हिस्सों को मैंने ले लिया तो इन 3 हिस्सों को हम 3/4 से जाहिर करेंगे, तो ये इसकी कसरी शक्ल है। तो यहाँ पर 3 को हम शुमार कुनिंदा कहते हैं और 4 को नसब नुमा कहते हैं, यानी कि 3 को न्यूमरेटर कहा जाता है और 4 को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो ये तो हमें मालूम है कि ये शुमार कुनिंदा और नसब नुमा है। यहाँ पर देखिए ये जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि नसब नुमा होता है वो मुकम्मल हिस्सों को जाहिर करता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक मुकम्मल हिस्से में 4 हिस्से किए थे, वो नसब नुमा उन हिस्सों को जाहिर करता है, जबकि जो ये शुमार कुनिंदा होता है वो उनमें से लिए गए हिस्सों को जाहिर करता है। बात क्लियर है? यहाँ पर नसब नुमा मुकम्मल हिस्सों को जाहिर करता है और शुमार कुनिंदा लिए गए या उनमें से चुने गए हिस्सों को जाहिर करता है। इसी तरीके से हम और एक कसर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4/5। 4/5 की हम किस तरीके से इसको शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। एक मुकम्मल चीज़ ले लीजिए और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि नसब नुमा में तमाम हिस्से जाहिर किए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें 5 हिस्से बनाने हैं। तो ये 5 हिस्से बन गए, उसमें से हमें 4 हिस्से लेने हैं या हमें इनमें से सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो जाएंगे 4 हिस्से। तो मैंने 4 हिस्से लिए हैं आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो उसकी कसर हो जाएगी 4/5। कसर की तारीफ देखने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं कसर के अक़साम की तरफ। तो जैसा कि मैंने मिसालें दी थी कि 3/4, 5/4, 9/3, ये तमाम कसर की मिसालें हैं। तो चलिए देखते हैं कि कसर के अक़साम क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये दो जो है, पहले हम बगैर डेफिनेशन पढ़े, यानी कि कोई डेफिनेशन हम नहीं पढ़ेंगे, कोई डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, बट ये जो कसर है उनको हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ये वाजिब कसर। ये वाजिब कसर क्या होती है? तो मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पर 4/7, तो मुझे बताइए कि इसके माने क्या होते हैं। इसके माने ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुमला 7 हिस्सों में से हमें 4 हिस्से लेना है। क्या ये वाजिबी बात है या क्या ये पॉसिबल थिंग है? जी हाँ, ये पॉसिबल थिंग है। तो ये ऐसे कसर जहाँ पर शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा होता है वो वाजिब कसर कहलाते हैं। बट हमें वो डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम देखेंगे कि नसब नुमा बड़ा होगा तो उनमें से हम शुमार कुनिंदा के जितने हिस्से हैं वो ले सकते हैं, जो एक प्रोबेबल कंडीशन है। तो उस सिचुएशन में हम ऐसे कसर को वाजिब कसर कहेंगे। अब इसी के बरअक्स, यानी कि इसी के अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो ये कसर हो जाएगी 7/4। तो ये कसर, चलिए अब इसका हम माने देखते हैं, आप खुद डेफिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये 7/4 जो कसर है इसके माने क्या है, यानी कि यहाँ पर जुमला हिस्से 4 है और उन हिस्सों में से हमें 7 हिस्से लेना है। तो क्या ये एक प्रोबेबल थिंग है? नहीं, ये एक इम्प्रॉबेबल थिंग है। बट इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पर डेफिनेशन कैसे हम इसको अलहदा करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक, अगर हम 4 हिस्सों में से अगर 7 हिस्से लेना चाहते हैं तो वो एक इम्प्रॉबेबल टास्क है। तो इसीलिए इसे गैर वाजिब कसर कहा जाता है। यानी कि ये डेफिनेशन नहीं, सिर्फ मैं अपने याद करने के लिए या कसर की शनाख्त करने के लिए इसकी पहचान बता रहा हूँ।
तो डेफिनेशन तो जब आप किताबों में देखेंगे कि वो होगा कि अगर नसबनुमा छोटा और शुमार कुनिंदा बड़ा हुआ किसी कसर में तो वो गैर वाजिब कसर कहलाती है। वो तो दुरुस्त है, लेकिन जब अगर हमारे सामने ये डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी तो हम कुछ इस तरीके से समझ जाएंगे कि ये गैर वाजिब कसर है। वाजिब कसर को यानी कि 4/7 को तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने एक मुकम्मल चीज़ के 7 हिस्से किए और उसमें से 4 हिस्से हमने ले लिए, तो वो तो बहुत क्लियर है। बट यहाँ पर 7/4 जो है इसको हम यानी कि शक्ल में किस तरीके से जाहिर करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमने 4 हिस्से करना है एक मुकम्मल चीज़ में से और उसमें से 7 हिस्से लेना है, तो ये एक मुकम्मल चीज़ में से नहीं होगी। हमें क्या करना चाहिए, मुकम्मल चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। मतलब कि ये एक मुकम्मल, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि कसर एक मुकम्मल चीज़ का हिस्सा होती है या कई चीज़ों का भी हिस्सा हो सकती है, तो वो बात यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेने हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सर्किल्स लूँगा तो अगर ये एक सर्किल में मैं 4 हिस्से करता हूँ तो ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 और ये 1/4 हो जाएगा, तो ये हो गए 4/4। हमें और एक ऐसी ही शक्ल लेनी है, इसके अंदर भी हमें 4 हिस्से करने हैं, तो जब हो जाएगा ये 5/4, क्योंकि यहाँ 4/4 हो गया था, ये 5/4 और ये 6/4 और ये 7/4। इसका मतलब है कि हमें ये 4 हिस्सों में से, मतलब कि यहाँ के 4 और यहाँ के 4 हिस्सों में से हम 7 हिस्से लेंगे, यानी कि ये 7 हिस्से लेंगे, तो जब हमारी कसर हो जाएगी 7/4। तो इस तरीके से हम गैर वाजिब कसर को भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको तस्वीर के जरिए हम बता सकते हैं। यहाँ हम गौर कर सकते हैं कि वाजिब कसर की कीमत 1 से कम होती है और गैर वाजिब कसर की कीमत 1 से ज़ायद होती है। इसीलिए यहाँ पर हम मुकम्मल हिस्से जो होते हैं वो 1 से ज़ायद लेते हैं और उनके हिस्से करते हैं, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हम बताते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। अब यहाँ पर आप देखिए जो कि 7/4 है, मैंने उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं यहाँ पर आप देखिए कि मैं इसे लिख सकता हूँ, ये तो पूरा मुकम्मल एक हिस्सा है, तो ये एक हिस्सा हो गया। और ये कितना हिस्सा है, ये आप देखिए अगर मैं इसको अगर यहाँ से छुपा दूंगा तो ये कितना हिस्सा है, ये जुमला 4 हिस्सों में से मैंने 3 हिस्से लिए हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये एक मुकम्मल हिस्सा है और ये 3/4 हिस्सा है। तो जब मैं इन दोनों को क्लब कर दूंगा या मिला दूंगा तो हमें जो कसर हासिल हो जाएगी वो है मुरक्कब कसर। मुरक्कब इसे इसीलिए कहा जाता है, मिक्स्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक मुकम्मल हिस्सा होता है और एक कसर होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो 7/4 लिया था जो कि गैर वाजिब कसर है, उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, फिर उसके बाद उसी को मैंने मुरक्कब कसर में लिखा। तो इसका नतीजा क्या अक्स कर सकते हैं हम, इसका नतीजा अक्स ये होता है कि गैर वाजिब कसर ही मुरक्कब कसर है, लेकिन इसका लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। आप देख सकते हैं कि 7/4 को ही मैंने 3/4 लिखा है। ये तो हम इसे उर्दू में पढ़ते हैं 1 सही 3/4। यहाँ एक मुकम्मल हिस्सा होता है और एक हिस्से में से 4 हिस्सों में से हम 3 हिस्से लेते हैं। तो यहाँ पर एक सही अदद होता है और एक कसर होती है, तो इसी को हम मुरक्कब कसर कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टर्म की तरफ जो कि है एकसा कसर। तो ये एकसा कसर क्या होती है और ये गैर एकसा कसर क्या होती है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने अगर कुछ कसर लिखे जाएं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2, 5/2, 7/2, 9/2, तो इस तरीके के कसर आप यहाँ पर गौर कीजिए। मैंने कुछ 4 कसर लिखी हैं, तो यहाँ पर हर कसर के अंदर जो ये नसबनुमा है वो मसावी है। तो ऐसे कसर जिनके नसबनुमा मसावी होते हैं वो एकसा कसर कहलाते हैं। तो इसके बरक्स क्या होगा, ऐसे कसर जिनके नसबनुमा मसावी नहीं होते वो गैर एकसा कसर कहलाते हैं। ये एकसा कसर और गैर एकसा कसर का कॉन्सेप्ट हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जमा और तफरीक में बहुत काम में आएगा, इसे आप याद रखिए। तो इस तरीके से हम कसर के कुछ अक़साम हैं उनको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ना कि याद कर सकते हैं। वाजिब कसर मैंने बता दी जो कि 4/7 के मिसाल के ज़रिए हमने सीखा, और गैर वाजिब कसर जो कि 7/4 के ज़रिए हमने सीखा। और मैंने जो गैर वाजिब कसर है उसी को मैंने आपको मुरक्कब कसर में तब्दील करते हुए बता दिया है, जैसे कि मैंने इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, फिर उसके बाद उसको 1/3/4 में कन्वर्ट किया, वही एक मिक्स्ड फ्रैक्शन या मुरक्कब कसर होती है। उसके बाद एकसा और गैर एकसा तो बहुत आसान है जो मैंने अभी बताया है।
कसर के अक़साम देखने के बाद चलिए बढ़ते हैं और एक टर्म की तरफ जो कि है मादुल कसर यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी कॉन्सेप्ट हमें प्रॉब्लम्स में बहुत यूजफुल होगा, तो ये इसके बारे में चलिए हम देखते हैं कि ये क्या होता है। मैंने यहाँ पर कुछ अशकाल लिए थे और उनके कुछ हिस्से करते हुए कुछ हिस्सों को मैंने यहाँ पर सियाह किया है यानी कि कलर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जुमला 2 हिस्से किए थे और एक हिस्से को मैंने सियाह किया है, तो इसकी कसर हो जाएगी 1/2। और यहाँ पर मैंने 4 हिस्से किए थे और इनमें से मैंने दोनों को सियाह किया है। और यहाँ पर मैंने 6 हिस्से किए हैं और इनमें से 3 हिस्सों को मैंने सियाह किया है। तो यहाँ पर हमें जो कसर हासिल होगी वो है 1/2, 2/4 और 3/6। देखने से आपको ये कसर अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन वो एक ही कसर को जाहिर करते हैं जो कि है आधा 1/2, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही डायमेंशन की, एक ही शेप की यहाँ पर शक्ल ली। यहाँ पर 2 करके उसमें से एक हिस्से को मैंने सियाह किया, तो यहाँ 4 कर मैंने उनमें से 2 को सियाह किया और 6 करके यहाँ पर मैंने 3 को सियाह किया। तो इन तीनों में भी आप देखिए कि जो शेडेड पार्ट है वो सेम है। तो ये शक्ल यानी कि जो कसर है वो जो शक्ल जाहिर करती है वो तीनों में भी सेम होगी। तो ये एक मौदुल कसर है यानी कि इसकी कीमत एक ही होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम एक कसर को किसी एक अदद से यानी कि उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को ज़रब देते हैं तो उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। यहाँ पर वही अमल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। तो मैंने यहाँ पर जो 1/2 कसर थी उसको मैंने नसब नुमा और शुमार कुनिंदा में एक ही अदद से ज़रब दिया, तो जो कसर हासिल हुई वो मसावी होगी 1/2 के, यानी कि उसकी कोई दूसरी शक्ल होगी लेकिन उसकी कीमत तो 1/2 ही होगी। इसी लिहाज से मैं अगर इसको 3 से ज़रब देता हूं तो वो 1 तिया 3 हो जाता है और 2 तिया 6। इसका मतलब है 3/6 भी 1/2 की दूसरी शक्ल है। इस तरीके से और कई शक्ल हम इसके 1/2 के यानी कि मौदुल कसर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 से ज़रब दूंगा तो 1 चौक 4 आएगा, 2 चौक 8 आएगा। तो इसका मतलब है कि 4/8 भी 1/2 की ही शक्ल है। इस तरीके से हम कितने भी मौदुल कसर बना सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर हम किसी कसर में अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देते हैं तो उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम किसी कसर में एक ही अदद से नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को तकसीम करते हैं तब भी उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। चलिए कसर की और एक बेसिक चीज़ देखते हैं जो कि हमें यूजुअली प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है, जो कि है गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में कैसे तब्दील करना है और मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में किस तरीके से तब्दील करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैर वाजिब कसर क्या होती है, जिसके अंदर नसब नुमा छोटा होता है और शुमार कुनिंदा बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर मैंने लिख लिया है यहाँ पर 7/5। तो अब जो ये गैर वाजिब कसर है हम इसे मुरक्कब कसर में किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इजी स्टेप है, आपको तकसीम करना होगा। 7 को 5 से तकसीम करना है, 5 एकन 5, तो वो हो जाएगा 7 - 5 2। इसके बाद जो ये 7/5 है इसको हम मुरक्कब कसर में कैसे लिख सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर आपको एक निशान लगा कर बताता हूँ। यहाँ पर ये जो हिस्सा होगा वो हमारा सही आदाद का हिस्सा होगा और ये जो 2 होगा वो न्यूमरेटर होगा और ये जो 5 होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो इस तरीके से 7/5 को हम तकसीम करते हुए जो कि गैर वाजिब कसर की शक्ल थी उसको हम मुरक्कब कसर में लिख सकते हैं। तो ये 1 2/5 और 7/5 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इसमें लिखा गया है और यहाँ पर इसे एक सही आदद और बाकी का एक कसर की शक्ल में लिखा गया है। क्या एक मुरक्कब कसर को भी हम गैर वाजिब कसर की शक्ल में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं एक मिसाल लूँगा 2/1/3 जो कि एक मुरक्कब कसर है। यहाँ पर ये एक सही आदाद है यानी कि एक मुकम्मिल हिस्सा है और ये कसर का हिस्सा है, ये मुरक्कब है। हम इसे गैर वाजिब कसर में किस तरीके से लिखते हैं? यहाँ पर मुकम्मिल पार्ट को हम जो ये कसर की शक्ल है उसके नसब नुमा से ज़रब देते हैं, मतलब कि 2 तिया 6 हो जाएगा। जो हमें जवाब हासिल हो गया ज़रब देने के बाद उसे हम शुमार कुनिंदा का जो अदद है उसमें जमा करते हैं, मतलब कि 2 3 6 करना है और ये 1 ऐड करना है तो हो जाता है 7 ये एज इट इज़ डिनोमिनेटर लिख लेना है जो हो जाएगा 7/3। तो 2 1/3 को हम 7/3 भी लिख सकते हैं, ये भी इसकी ही एक शक्ल है। तो यहाँ पर आपने सीखा है गैर वाजिब कसर को
मुरक्कब कसर में किस तरीके से लिखा जाता है और मुरक्कब दी गई मुरक्कब कसर को हम गैर वाजिब में किस तरीके से लिख सकते हैं। आप कुछ मिसालें या एग्जाम्पल अपने खुद से बनाइए और इन दोनों में यानी कि गैर वाजिब से मुरक्कब बनाइए और मुरक्कब से गैर वाजिब बनाइए, आप इस पे परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। कसर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक टर्म्स सीखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि अगर दो कसर को तकाबुल करना है या जानना है कि कौन सा कसर बड़ा है और कौन सा कसर छोटा है तो किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल या एक सिचुएशन में मैंने नसबनुमा सेम लिख लिए हैं और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने अलग नसबनुमा लिए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि नसबनुमा सेम है तो ये एक एकसा कसर है, ये दो एकसा कसर है। एकसा कसर के अंदर हम इजीली ये बोल सकते हैं कि कौन सा कसर बड़ा है और कौन सा कसर छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 7 हिस्सों में से 5 हिस्से लिए गए हैं, जुमला 7 हिस्सों में से 2 हिस्से लिए गए हैं। तो यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि 2/7 एक छोटी कसर है और 5/7 एक बड़ी कसर है, क्योंकि हम यहाँ पर 5 हिस्से ले रहे हैं और यहाँ पर 2 हिस्से ले रहे हैं मसावी हिस्सों में से। लेकिन अगर 3/5 एक कसर दी जाए और 2/3 कसर एक दी जाए, जिसका मतलब है कि 5 हिस्सों में से अगर 3 हिस्से लिए गए, 3 हिस्सों में से अगर 2 हिस्से लिए गए, तो अब इस सिचुएशन में हम कैसे कहेंगे कि कौन सी कसर बड़ी है। तो यहाँ पर एक तरीक़ेकार अपनाया जाता है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि कसर के जमा और तफरीक के लिए भी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको मौदल कसर के अंदर बताया था कि कसर की कई शक्लें होती हैं। जब हम एक कसर को नसबनुमा और शुमार कुनिंदा को एक ही अदद से ज़रब या तकसीम करते हैं तो उसकी कीमत नहीं बदलती। तो यहाँ पर भी हमें ये जो गैर एकसा कसर है इन्हें सबसे पहले एकसा बनाना होता है। एकसा बनाने से मुराद क्या है, इनका नसबनुमा मसावी बनाना होता है। तो यहाँ पर नसबनुमा एक 5 है और एक 3 है, इनको मसावी किस तरीके से बनाया जाता है, इनका जाल अलिफ मीम लेकर, यानी कि जाल अलिफ मीम क्या होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि वो एक मुश्तरिक ज़ाफ होता है। तो जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो कब वो 2 मुश्तरिक होंगे, कॉमन होंगे, वो 15 पे कॉमन होंगे। अगर आपको ये नहीं आता यानी कि ऐसे एनालाइज करने नहीं आता तो आप बाजू एलसीएम ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 3 5 1 जा 5 3 एज इट इज़ और 3 1 जा 3 5 3 जा 15, यानी कि आप ऐसे सोचकर भी लिख सकते हैं या अगर बड़े आदाद हो जाए तो उसका जाल अलिफ में भी आप निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, हमें इन दोनों के नसब नुमा मसावी करना है। तो मुश्तरिक ज़ाफ जो है 15 है तो हमें 5 से किससे ज़रब देना होगा, 3 से ज़रब देना होगा। तो जब हम 5 को 3 से ज़रब दे रहे हैं, क्योंकि एक जो कसर है उसकी कीमत बदलनी नहीं, इसलिए हम शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब दे देते हैं। तो जो दी गई कसर थी वो 3/5 थी। हम अगर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को एक ही अदद से ज़रब दे रहे हैं तो इसकी कीमत नहीं बदलेगी। इसी लिहाज से जो दूसरी कसर थी वो 2/3 थी। यहाँ पर हमें 3 को 15 बनाना है तो हम 3 को 5 से ज़रब देंगे, तो ऊपर भी यानी कि शुमार कुनिंदा में भी 5 को ज़रब देंगे ताकि इसकी कीमत ना बदले। तो अब आप ज़रब दीजिए, क्या हो जाएगा, वो 9/15 हो गया और ये हो गया 2 पंजे 10/15। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एकसा कसर आ गई, ये हो गया 15 हिस्सों में के 9 हिस्से लेना है, 15 हिस्सों में के 10वां हिस्सा है। तो आप अब इजीली कह सकते हैं कि 10/15 वो एक बड़ी कसर है। तो 10/15 किसकी शक्ल है, वो 2/3 की शक्ल है। तो 2/3 बड़ा होगा 3/5 के। तो इस तरीके से हम कसर का तकाबुल कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने तरीका सीखा कि कैसे एक गैर एकसा कसर को एकसा कसर बनाया जाता है। ये मेथड अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। कसर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कसर को तकाबुल करने के तरीक़ों में हम एकसा कसर को ही तकाबुल कर सकते हैं, एकसा कसर को ही जमा कर सकते हैं और एकसा कसर को ही तफरीक कर सकते हैं। गैर एकसा कसर को एकसा कसर में किस तरीके से तब्दील किया जाता है उस पर मश्क करने के लिए मैंने मजीद और एक सवाल यहाँ पर लिया है। कुछ 4 गैर एकसा कसर लिए हैं मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बताता हूँ कि अगर ज़्यादा कसर होंगे तो हम उसको किस तरीके से एकसा कसर में तब्दील करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अहम है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और तकाबुल करने में काम आएगा, इसलिए मजीद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नसबनुमा 3, 9, 12 और 6 है। तो इसका हमें जाल अलिफ मीम निकालना है, या नहीं तो अगर आप
कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका जाल अलिफ मीम या मुश्तरिक अज़ाफ जो मल्टीपल आगे कौन सा आएगा। अगर आप उसको प्रेडिक्ट करते हैं तो इजीली आप भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एलसीएम करते हुए बताता हूँ। तो ये जो 4 अदद है वो 3 के पहाड़े के अंदर आएंगे, तो 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 4 और 2 एक पहाड़ी के अंदर आएंगे, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब यहाँ पर सेपरेट करते हुए इन्हें डिवाइड करते हैं, 3 एकन 3, 2 जैसा का वैसा रह गया, और 2 एकन 2। तो हमारा जाल अलिफ मीम हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो इसका मतलब है कि इन 4 आदाद का मुश्तरिक ज़ाफ 36 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इन चारों को 36 बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने मौदल कसर में बताया था कि अगर हम एक ही अदद से नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को ज़रब देते हैं तो उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। तो यहाँ पर 1/3 है, तो 3 को 36 बनाने के लिए मैं किससे ज़रब दूंगा? 3 को 12 से ज़रब देना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 12 से ज़रब देंगे। अब 4/9 जो है, 9 को अगर हम 36 बनाना चाहते हैं तो 9 चौक 36 होता है, तो ऊपर भी हम 4 से ज़रब देंगे। 5/12 है, तो 12 को अगर 36 बनाना है तो हम 3 से ज़रब देते हैं, तो ऊपर भी 3 से ज़रब देंगे। और आखिर की जो कसर है 5/6, 6 को अगर 36 बनाना है तो मैं 6 से ज़रब दूंगा, तो ऊपर भी 6 से ज़रब दूंगा। तो ये तरीका होता है, याद रखिए इसे। और यहाँ पर हम ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 12/3 12 36, ये हो जाएगा 4 4 16/36, और ये हो जाएगा 15/36, और यहाँ पर ये हो जाएगा 30/36। तो इस तरीके से जो दी गई थी वो गैर यकसां कसर थी, हमने इन्हें यकसां कसर में तब्दील कर दिया है। तो 1/3 की दूसरी शक्ल 12/36 होगी, और 4/9 की 16/36, 5/12 की 15/36, और 5/6 की 30/36 होगी। जब आप इन कसर को देखेंगे तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा कसर बड़ा है और कौन सा कसर छोटा है, जबकि अगर हम इनको यकसां कसर में तब्दील कर देंगे तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा 30/36 है, जो कि हो जाएगा 5/6, और इन सब में छोटा जो है वो है 12/36, जो हो जाएगा 1/3। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि फ्रैक्शंस का यानी कि कसर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेसिक, जो कि नहीं जानते हैं वो इन्हें फॉलो करें और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, ताकि अगले सेशन में हम इस ताल्लुक़ से कुछ एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शंस के सवालात, और दूसरे सेशंस में हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इबारती सवालात भी हल करेंगे। सो थैंक यू।